Good evening to all of you. तो इस समय हम लोग मध्यकालीन भारत में दिल्ली सल्तनत का अध्ययन कर रहे हैं। और कल गुलाम वंश में कल जब हम आपसे बातचीत कर रहे थे तो इसमें सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक का मैंने जिक्र किया था। ठीक है, ऐबक के बाद आराम शाह का भी जिक्र किया था, नाम केवल था और कुछ खास नहीं था। इसके बाद इंपॉर्टेंट है इल्तुतमिश। इसको वास्तविक संस्थापक क्यों कहा जाता है? तो 7-8 इंफॉर्मेशन मैंने इसके बारे में बताया था आपको। इल्तुतमिश का शासनकाल महत्व रखता है। ठीक है, और इसके बाद रुकनुद्दीन फिरोज शाह, एक शासक ये भी था, कुछ खास रोल नहीं था। महत्वपूर्ण है रजिया, मतलब कई कारणों से, बट एग्जाम जो हमारा टारगेट है पॉलिटिकल हिस्ट्री में थोड़ी अंडरस्टैंडिंग और काम की इंफॉर्मेशन। ठीक है, इस तरह से हम इसको हैंडल कर। कल हमने बताया था आपको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक इतिहास में आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तीनों इतिहास पीटी और मेंस दोनों जो है इक्वल इंपॉर्टेंट है। राजनीतिक इतिहास केवल पीटी में आपके लिए मायने रखता है, बट यहां भी समझते हुए ही पढ़ना है। जब हम सांस्कृतिक इतिहास में आएंगे तब भी शासकों का नाम आता है, सामाजिक इतिहास में भी आता है, आर्थिक इतिहास में भी आता है। तो राजनीतिक समझ आपको सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक इतिहास में आंसर राइटिंग में बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, तो राजनीतिक समझ जरूरी है। दूसरा, दिल्ली सल्तनत या मुगल काल में या तो राजनीतिक इतिहास पढ़ना या सांस्कृतिक इतिहास। आर्थिक, सामाजिक इतिहास तो एक एक घंटा का है। प्राचीन भारत में बहुत पढ़ना होता है, यहाँ पे डेवलपमेंट ज्यादा है नहीं। डेवलपमेंट है बट उसके रिकॉर्ड बहुत नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो वो संक्षेप में ही पढ़ना होता है हमें। रजिया सुल्तान के बाद आप सभी को याद होगा तो हमने बहराम शाह और फिर मसूद शाह, अभी पढ़ाया नहीं है हमने, नसरुद्दीन महमूद, गयासुद्दीन बलबन, फिर कैकुबाद, और फिर क्यूमर्स। इन शासकों के बारे में थोड़ा बहुत हम उल्लेख करेंगे, है ना। कल कहां तक हमने बात की थी आपसे? रजिया सुल्तान तक। ठीक है, अब रजिया सुल्तान को ये समझ में आ गया होगा आपको कि अमीर बेसिकली जो शासक हैं ये उनके ही करीबी हैं। सब जो अमीर हैं, उलेमा हैं, ये सब मैक्सिमम अफगानिस्तान और मध्य एशिया और ईरान के। बाहरी लोग जो यहाँ बस गए हैं, यहाँ शासन कर। ठीक, जो कल आपको हमने बताया था इक्ता और खालसा। इक्ता यानी प्रांत। ठीक, तो जो प्रांत के प्रमुख भी होंगे वो भी अधिकतम लोग बाहरी ही होंगे। भारतीय तो चूंकि अभी अब बहुत दबाव देके शासक यहाँ के लोगों को इस्लाम स्वीकार करने के लिए बाध्य करेंगे या उलेमा बाध्य करेंगे, फिर वो भरोसा भी जल्दी नहीं करेंगे बाहर वाले ना यहाँ के लोगों को। ठीक, तो प्रांत प्रमुख भी और अमीर और उलेमा और शासक ये सब बाहर वाले हो गए। स्थानीय शासक एक वर्ड मैंने यूज किया था कल, आपको याद होगा। भारत में जो बहुत छोटे बड़े राज्य थे, जैसे नाम मैं एक बार बोल दे रहा हूं, जब एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे तो फिर इसको कवर करेंगे हम। छोटे बड़े राज्यों की हम लोग बात करें, जैसे अब मान लीजिए केवल मध्य प्रदेश की बात करें तो कलचुरी वंश, चंदेल वंश, परमार वंश, यूपी में घरवाल या राठौर वंश, दिल्ली में पहले तोमर वंश था, बाद में चौहान वंश। ठीक, ऐसे करके भारत में अलग अलग राजवंश थे जिनका शासन चल रहा था। स्थानीय शासक, भारत के शासक वर्ग, एक शब्द यूज किया था। और एक शब्द कल यूज किया था टर्म में
मध्यस्थ वर्ग, उसमें हमने बताया था खुद, मुकद्दम और चौधरी। आपको बस अभी इतना जानना है, मध्यस्थ वर्ग का मतलब जो इस्लामिक राज्य शासन है यहाँ पे, चाहे वो सुल्तान हो, अमीर, उलेमा हो, जो भी है, मतलब एक मान लो उसको यूनिट, और जो स्थानीय किसान है, उनके बीच में ज्यादातर जो भारतीय हैं रेवेन्यू कलेक्शन करके राज्य तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। उनको इंटरमीडियरीज, उनको अलग अलग नामों से, खेती से जुड़ा हुआ है खुद या खोत, ठीक। मुकद्दम ये नाम चला आ रहा है लगभग जमींदारों के लिए, या चौधरी बड़े जमींदारों के लिए। तो खुद, मुकद्दम, चौधरी छोटे बड़े जमींदारों के लिए शब्द का यूज, ये स्थानीय लोग हैं, प्रभावी लोग हैं, किसानों से राजस्व संग्रह करके सरकार को देने का काम। बट कोई नई सरकार आई है तो आसानी से उसको राजस्व नहीं देने वाले हैं। तो राज्य और इनमें भी समय समय पर टकराव होता रहेगा। कल मैंने खाका खींचा था कि राजनीतिक इतिहास को कोई भी किताब आप पढ़ोगे, अब केवल कैरेक्टर उसमें आएंगे। कैरेक्टर यानी पात्र कोई आएगा कि भाई कमरुद्दीन ने ये किया, ठीक है, ऐसा कोई पात्र आ जाएगा, एवाज ने ये किया, अली मर्दान ने ये किया, वली बख्तियार खिलजी ने, नाम आएंगे, कॉन्सेप्ट यही चलेगा। अब आप नोटिस करेंगे, देखेंगे आप, इल्तुतमिश के मरने के बाद इल्तुतमिश चाहता था कि रजिया बने शासक, ऐसा नहीं हो पाया, इसको बनाया गया। हालांकि मौके का फायदा उठाकर रजिया शासक बनती है लोगों की मदद से। रजिया, अब इसको शासक बनाने में किसकी भूमिका है? अमीर और उलेमा की, ये सब बाहर वाले ही हैं। फिर रजिया को हटाने में किसकी भूमिका है? अमीर और उलेमा की। आगे ऐसे ही बहराम शाह, मसूद शाह, नसरुद्दीन महमूद, तो आप देखेंगे तो ये 5 शासक अमीर और उलेमा ही तय करेंगे कि कौन शासक बनेगा और किसको कब हटाना है। तो जो सुल्तान है उसकी स्थिति उतनी मजबूत नहीं है इल्तुतमिश के बाद, ठीक। लगातार अमीर और उलेमा की ही चल रही है जो राज्य दिल्ली सल्तनत। और सबसे बड़ी भूमिका कौन अदा कर रहा है? तो दल चालीसा, स्वामी भक्त लोगों की एक टीम बनाई थी इल्तुतमिश ने, वो अदा कर। बलबन भी उसी का एक सदस्य था। और जब बलबन को मौका मिलेगा तो बलबन को पता था कि पहले के सारे विकेट कैसे निकाले गए हैं। बलबन जब शासक बनेगा तो इसको पता है कि सारे विकेट कैसे गिराए जा रहे हैं, योजना कैसे बनाई जा रही है। तो काफी अनुभवी प्लेयर है, सचिन तेंदुलकर था, ठीक। तो उसका विकेट न गिरे उसके लिए पूरी योजना, सैद्धांतिक भी और व्यवहारिक भी बनाएगा। नियमों के माध्यम से भी राजा का पद, राजा की गरिमा बहुत उठाएगा वो, और ताकत का प्रदर्शन बुद्धि से भी अपनी स्थिति को मजबूत, क्योंकि ये सब व्यवस्था व्यक्ति की योग्यता पे चलती है। बलबन के बाद उसी का एक पौत्र है कैकुबाद, शासन वासन करता रहेगा, बीच में उसे पैरालिसिस, लकवा का अटैक आ जाएगा और वो कमजोर पड़ जाएगा। फिर लास्ट एक है, उसी का पौत्र था बलबन का, क्यूमस, ठीक है। ये भी कुछ खास नहीं, कुछ महीनों के लिए रहेगा और इसकी हत्या करके या इसको हटा करके जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा खिलजी वंश की स्थापना की जाएगी। हम लोग पढ़ने के क्रम में शासकों का नाम लेते जाएंगे, बट आप अंडरस्टैंडिंग बनती जाएगी। महत्वपूर्ण शासक जैसे इल्तुतमिश, ऐबक, रजिया, बलबन, आपको 4 पे नजर रखनी है पहले। बाकी कॉपी में या जो हैंडआउट्स में प्रोवाइड करूंगा 1-2 दिन में, उसमें सब मेंशन होगा नाम, बट कोई ऐसा नहीं कि उसमें आपको कुछ समझ लीजिए। जैसे अब एक अंडरस्टैंडिंग हो गई आपको कि हाँ, कि सुल्तान में और अमीरों के बीच कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक। ये महत्वाकांक्षा की लड़ाई है बेसिकली, किसके पास कितने पावर होंगे, क्या सकते। तो रजिया के बाद अब आप लिखेंगे बहराम शाह। तीनों शासक का नाम लिख लीजिए आप, बहराम शाह, मसूद शाह और नसीरुद्दीन महमूद। बहराम शाह, मसूद शाह और नसीरुद्दीन महमूद। कालखंड भी दिया होगा, लिख लीजिएगा साथ साथ।
नसीरुद्दीन महमूद। एक हो गया आपका 40 से 42, दूसरा हो गया 42 से 46 और तीसरा हो गया 46 से 65। ठीक, तीनों के बारे में अलग से कुछ नहीं पढ़ना आपको, बस यहां पे क्या करना है आपको, नोट करके कुछ इंफॉर्मेशन लिखने हैं। दो तीन बातें हैं जो काम आ सकती हैं ऑब्जेक्टिव में भी और कॉन्सेप्ट के रूप में भी। लिखें आप, इल्तुतमिश की मृत्यु के पश्चात इल्तुतमिश की मृत्यु के पश्चात और बलबन के द्वारा सत्ता ग्रहण करने से पहले ग्रहण करने से पहले शासकों को गद्दी पर बिठाने एवं हटाने में शासकों को गद्दी पर बैठाने एवं हटाने में अमीरों एवं उलेमाओं की महत्वपूर्ण भूमिका थी। अमीरों एवं उलेमाओं की महत्वपूर्ण भूमिका थी। ठीक है, अमीरों एवं उलेमाओं की महत्वपूर्ण भूमिका थी, कॉन्सेप्ट के रूप में हो गया। अगला पॉइंट इसी में लिखा, लिखिए लिखेंगे कि मतलब इसमें दल चलीसा मेन रोल प्ले कर रहा था। अगला पॉइंट लिखे, नसीरुद्दीन महमूद इनकी शक्ति को समझ रहा था। नसीरुद्दीन महमूद इनकी शक्ति को समझ रहा था। ठीक, इनकी शक्ति को समझ रहा था, इसीलिए उसके शासन काल में शासन की जिम्मेदारी बलबन के हाथों में रही। उसके शासन काल में शासन की जिम्मेदारी बलबन के हाथों में रही। थोड़ा चालाक था ये, इसको लगा कि सब मुझे भी मार देंगे, है ना। तो उन्हीं में से जो सरदार था, सरदार को पकड़ा कि तुम ही शासन चलाओ, बस मैं नाम का सुल्तान हूं। अपना मैक्सिमम टाइम ये धार्मिक कार्यों में कुरान की प्रतिलिपि, आयत वगैरह लिखते थे अपने हाथ से ये, और उससे अपना समय निकालते थे। शासन पूरी तरह से बलबन कर रहा है। एक तो शासक के तौर पे बलबन रहेगा 20 साल या ज्यादा कह लीजिए आप, ठीक है, और एक यहाँ पे प्रधानमंत्री के तौर पे रहेगा बलबन यहाँ 20 साल। ऐसे देखेंगे तो करीब 40 से 42 साल बलबन ने शासन किया। तो नसरुद्दीन महमूद का भी काल मोटे तौर पे आप 20 साल तो बहुत हो गया ना यहाँ, 46 से 65, क्योंकि इसने समर्पण कर दिया कि भाई तुम देखो, तुम जब बोलोगे हम हट जाएंगे, जब बोलोगे बन जाएंगे, हमें तो बस पंगा लेना ही नहीं। तो जान बच गई, हालांकि फिर भी आरोप लगाया जाता है, पर फिर भी जान बच गई। ठीक ठीक, समय निकल गया नसरुद्दीन महमूद का, है ना। बीच में 1 वर्ष के लिए ऐसा हुआ था, लिखने की जरूरत नहीं है। एक इमामुद्दीन रेहान करके भारतीय मुस्लिम थे, जो बलबन को हटाकर प्रधानमंत्री बन गया था इसके शासनकाल में। जैसे कल हमने बताया था याकूत, जैसे उसका पद बढ़ा सभी तुर्क एक हो जाते। रेहान, जैसे उसका कद बढ़ा सभी तुर्क एक हो जाते। ठीक, तो तुर्क और गैर तुर्क, मुस्लिम है तो कोई बात नहीं, बट तुर्क नहीं है तो आपकी फिर घेरेबंदी सब वो मान के चलने की भाई हमारी व्यवस्था है। ठीक, तो 3 शासक के बारे में से ज्यादा कुछ नहीं जानना है। अब लिखे हाँ, बलबन।
जब कभी आप कोई किताब वगैरह कभी पढ़ लिया आपने, या कुछ प्रैक्टिस वगैरह करेंगे, जैसे कभी पूरा नाम मिलेगा गियासुद्दीन बलबन, बहुत वो सब नाम वगैरह आपको दिख जाएंगे, ठीक है। और जो अपना केजीएस का मैटर है वो भी परफेक्ट है। जो केजीएस का मैटर दिया हुआ है, इनफैक्ट आप कभी आपको लगता है कि ऑब्जेक्टिव के लिए कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना है, तो केजीएस का मैटर आप किताब नहीं भी पढ़ते हैं, जो कल मैंने रिकमेंड किया, तो अपना केजीएस के मैटर को पढ़ सकते हैं एक्स्ट्रा। तो सब वहां नाम वगैरह लिखा हुआ है, बट आप हर जगह जैसे मान लो यामीन उल खिलाफत नसरी अमीर उल मोमिनीन, ठीक है, ऐसे करके हम नाम याद करने लगे तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी, है ना। तो हम शॉर्ट जितने कम शब्दों में पकड़ बना सकते हैं उतना बेहतर होता है पढ़ने के लिए। बलबन के बारे में लिखे आप, शीर्षक दे देंगे बलबन। पहला पॉइंट लिखे, बलबन के काल को सुदृढ़ीकरण का काल कहा जाता है। सुदृढ़ीकरण, बलबन के काल को सुदृढ़ीकरण का काल कहा जाता है। ठीक, अगला पॉइंट लिखें, राजपद की गरिमा, राजपद की गरिमा को बनाए रखने के लिए राजपद की गरिमा को बनाए रखने के लिए बलबन ने निम्नलिखित कदम उठाए। निम्नलिखित कदम उठाए, इसे में लिखेंगे अगला पॉइंट, राजपद को नियाबते खुदाई, नियाबते खुदाई एवं जिल अल्लाह, राजपद को, राजा के पद को, गद्दी को नियाबते खुदाई एवं जिल अल्लाह के रूप में प्रस्तुत किया। ठीक है, जिल अल्लाह के रूप मतलब, कहने का मतलब है जो राजा की गद्दी है वो ईश्वरीय गद्दी है। नियाबत खुदाई यानी राजा जो बैठता है वो ईश्वर का प्रतिनिधि है, वो ईश्वर की छाया है, अल्लाह का प्रतिनिधि, एक तरह से वो अल्लाह की छाया है, उसकी कृपा से बैठ रहा है गद्दी पे। तो अब जब आप ईश्वर के नाम पे लेकर के बैठेंगे तो बार बार इस बात को लोगों के दिमाग में बैठाना शुरू किया, अधिकारियों के दिमाग में, कोई साधारण पद नहीं है आप, तो अल्लाह की मर्जी से कोई यहाँ बैठता है, ये अल्लाह की सेवा करना है एक तरह से, ठीक है भाई, उनके बंदों की सेवा करने के लिए मिलता है, ये छाया होता है, यानी धार्मिक रूप देना। धर्म का बहुत प्रभाव है, जब आप ईश्वर से ही अपने आप को जोड़ देंगे, अपने पद को जोड़ देंगे, तो कई लोग धर्म के नाम पे डरेंगे, शायद ये ठीक कह रहा है, मुझे राजा को नहीं मारना चाहिए, दुविधा पैदा करेगा, द्वंद। बलबन को पता था ना पीछे 5 विकेट को निकालने में उसकी बड़ी भूमिका रहेगी, उसे पता था कि छठा विकेट मेरा है, तो अब मेरा विकेट ना निकले, हम लंबे समय तक बैटिंग करें, कर भी पहले से बैटिंग रहा था, तो उसने क्या किया, धार्मिक रूप दे दिया इसको, नियाबत खुदाई मतलब ईश्वर का प्रतिनिधि एक तरह से, और जिल अल्लाह यानी ईश्वर की छाया। ठीक, अगला पॉइंट लिखें, दरबार में
दरबार में जहां सब बैठते थे, सिजदा एवं पाबोस का प्रचलन किया। दरबार में सिजदा एवं पाबोस का प्रचलन किया। ठीक, जैसे मान लीजिए ये बलबन का दरबार है, और ऐसे मान लीजिए मैं बलबन हूं और आप सब हमारे अमीर और उलेमा हैं। ठीक, बलबन है, कोई हिटलर थोड़ी है। ठीक? अब दरबार में जो लोग बैठे हुए हैं, तो जब दरबार में जब भी आएंगे तो अमीर उलेमा सब आएंगे, मंत्री वगैरह जो है, और सब इसी में है कि भाई मेरे सम्मान नहीं मिला तो इसको हटाना है रास्ते से। तो कैसे अमीर और उलेमा को उनकी अधीनता का एहसास कराएं? तो जब वो सुल्तान के पास आएंगे, सुल्तान बैठा हुआ है, तो पहले सिर नीचे टिकाएंगे, सिजदा करेंगे। ठीक, और फिर पैर को जाकर के मतलब चूमना, एक तरह से पाबोस। ठीक है कि भाई हम आपकी अधीनता, आपके सम्मान में हम, मतलब मेरा सिर कुछ भी नहीं, स्वाभिमान कुछ भी नहीं, आप ही सब कुछ हैं। तो बार बार ये प्रैक्टिस करवाएगा जो भी दरबार में आएगा, आदत डलवा रहा है कि देखो मैं अलग हूं, तुम लोग अलग हो। जब मैं तुम्हारे बीच में बैठता था तब बात अलग थी, जब मैं नहीं, अब कहता था ये पद अलग है, इस पद पे जो बैठ जाए। ये ईरानी परंपरा थी, सिजदा और पाबोस। क्या मैसेज है इसका? राजा की गरिमा को बनाना, राजा को सम्मान दो। ऐसे और भी कदम उठाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे बैठने की जगह फिक्स कर देगा वो, कौन कहाँ बैठेगा, कौन किस प्रकार के कपड़े पहनेगा, मतलब पता चला राजा से ज्यादा महंगा कोई पहन के आ गया है। ठीक, कौन किस प्रकार के कपड़े पहनेगा, और अनुशासन एकदम लगे कि गंभीर काम हो रहा है दरबार। हंसी मजाक तो कर ही नहीं सकते थे, आप हंस नहीं सकते थे। हंसे तो फिर सजा मिलेगी। तो जितने लोग हंस रहे हैं, मैं बलबन हूं इस समय। ठीक है, तो हंसी मजाक पूरी तरह से वर्जित है दरबार में। लोगों पे सुल्तान का इम्पैक्ट हो, तो उसने अफ्रीका से बॉडीगार्ड मंगवा रखे थे। ठीक, और जो अफ्रीकन बॉडीगार्ड थे प्राय, जैसे एक उस समय के इतिहासकार हैं बर्नी, वो कहते हैं कि नीचे तो वस्त्र पहनते थे, अधो वस्त्र होता था, ऊपर वस्त्र नहीं पहनते थे, और चमकती हुई तलवार लेकर बहुत अनुशासित तरीके से बलबन के साथ, एक तो 6.5 फीट, 7 फीट, 6.25 फीट के सब लोग। ठीक है, अब समझ रहे हैं बॉडी पे चमक कैसी रहती होगी। ठीक है, फिर तलवार में भी चमक थी, दांतों में भी वैसी चमक रहती होगी। मतलब इसको नस्लीय टीका टिप्पणी के तौर पे मत लीजिएगा, ये पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ। हमारे यहाँ ड्यू में दो अच्छे मित्र थे। ठीक है, जब हम पढ़ते थे तो हम लोग ऐसे हंसी मजाक करते रहते थे आपस में। क्यों? ऑरा बनाने के लिए अपना। तो बॉडीगार्ड हैं, बाहर के हैं, खौफ है उसका, मजबूत है वो सब। ठीक है, और वो भी स्माइल नहीं करते थे, बॉडीगार्ड भी नहीं करते। बलबन के जो दोनों पुत्र था, दोनों पुत्र को बलबन ने बहुत अनुशासन से पाला था। मतलब अनुशासन का मतलब एकदम नियम, राजकुमारों की तरह परवरिश देना, बुद्धि में, बल में, शारीरिक व्यायाम वगैरह कराना, और नृत्य गायन से दूर रखना, शराब से दूर रखना, मदिरा से दूर रखना। ठीक, बलबन का एक बेटा मंगोलों का हमला, जैसे कल हमने बताया था, अलग से मैं मंगोल पढ़ाऊंगा आपको, इल्तुतमिश के समय, रजिया के समय, सबके समय मंगोलों का उदाहरण है, बलबन के समय में। एक बेटा तो मंगोल हमले में मारा गया, और दूसरे बेटे को, बुगरा खां को, इसने बंगाल का प्रांतपति बना दिया था बलबन। तो जब बंगाल में, बंगाल तो बॉर्डर वाला एरिया, सीमांत तटवर्ती क्षेत्र हो गया, वहां पे जाके जब वो इक्तदार बना वहां का, पहली बार सत्ता आया, और पिता से बहुत दूर था, तो मदिरा का भी शौक लग गया उसको, नृत्य का भी लग गया उसको, गायन का भी लग गया उसको।
और बलबन जब वृद्ध हुआ तो अपनी बेटी से आग्रह करता रहा कि तुम आ जाओ, सुल्तान बनना है। तो बोलता ना बापू, तू तो सेहत के लिए हानिकारक है। बोलता बापू तू तो सेहत के लिए हानिकारक। अब सोचो सुल्तान की पदवी से मिल रही है, ओहदा मिल रहा है, बोला कि नहीं मैं तो इक्तादारी ठीक। बलबन चाहता था अपने बड़े बेटे को, बट उसकी मृत्यु हो गई थी। काफी अनुशासित था। तो अनुशासन इस तरह का था। फिर उस समय क्या था, कागज वगैरह काफी कॉमनली यूज होने लगा था तुर्कों के समय, यहाँ पे आते आते। और रिकॉर्ड अच्छे से रखे जाते थे। बलबन के दरबार वगैरह में भी लेखक थे। बर्नी तो था ही उस समय, जियाउद्दीन बर्नी। तो इसके बारे में जो रिकॉर्ड लिखा जा रहा है उसमें इसने अपनी वंशावली, बोला ठीक है, इल्तुतमिश इल्तुतमिश का दास था ये। दौर ऐसा है कि हमें दास के रूप में जीवन बिताना पड़ा, बट हम पौराणिक योद्धा हैं, इस्लाम में अफरासियाब के वंशज हैं हम। जैसे कि कोई कहता है हम राम के वंशज हैं, या इस तरह से कोई कहता है कि इक्ष्वाकु वंश हैं। इसने अपने आप को, ताकि लोगों पे इम्पैक्ट हो कि मुझे हल्के में मत लेना, मैं उस परंपरा से चला आ रहा हूं। और अपने बच्चों का नाम भी, पौत्र का नाम भी इस्लामिक जो योद्धा परंपराएं हैं उसमें से निकल। ये सब क्यों? ताकि आप सुरक्षित रहें, गरिमा हो, दूरी बनी रहे, और हमारी पीढ़ियां भी बेहतर तरीके से शासन। ठीक, बट ये एक दो पॉइंट आपको याद रखने हैं जो हमने यहाँ बताया राजपूत की गरिमा को। ठीक, अगला पॉइंट लिखें। बलबन ने केंद्रीय सेना केंद्रीय सेना मतलब सैन्य विभाग हो गया, दीवाने अर्ज कहते थे उसको। केंद्रीय सेना एवं एक मजबूत गुप्तचर प्रणाली का भी गठन किया। गुप्तचर प्रणाली का भी गठन किया। ठीक है, मजबूत गुप्तचर प्रणाली का भी गठन किया। तो चलो व्यवहार में हो गया ना, कुछ तो चाहिए था कि भाई सेना मजबूत होगी, ठीक है, और गुप्तचर प्रणाली यानी खबर समय से मिल जाए, तभी तो आप विद्रोह को रोक पाएंगे या खतरे को रोक पाएंगे आप। ठीक, तो अगला पॉइंट लिखेंगे आप एक और। लिखें कि सेना को निरंतर अभ्यासों के माध्यम से युद्ध के लिए तैयार रखता था। ठीक, और ऐसा कहा जाता है कि मंगोलों के संभावित हमले से मंगोलों के संभावित हमले से दिल्ली को सुरक्षित रखने के लिए इसने साम्राज्य का विस्तार नहीं किया। ठीक, अगला पॉइंट लिखें। प्रशासनिक अधिकारियों का विद्रोह हो
प्रशासनिक अधिकारियों का विद्रोह हो या फिर मेवात एवं अमरोहा इत्यादि क्षेत्रों में, मेवात एवं अमरोहा इत्यादि क्षेत्रों में लुटेरों का आतंक, लुटेरों का आतंक, कॉमा लिखेंगे, कठोरतापूर्वक विद्रोहों का दमन किया, ठीक। अब जैसे मेवात क्षेत्र जो आपका हरियाणा और राजस्थान से, हरियाणा में मेनली है, राजस्थान से लगा हुआ इलाका है। अब जो हरियाणा राजस्थान की तरफ से दिल्ली आते थे, लूटपाट रास्ते में करता था गैंग। पश्चिमी उत्तर प्रदेश दिल्ली से जो सटा हुआ इलाका है, अमरोहा वगैरह, गजरौला और ये सब, बुलंदशहर, अमरोहा, ये सब जो इलाका है आपका, उधर से कोई भी दिल्ली की तरफ आता तो रास्ते में लूटपाट किया जाता था। वहां कई गैंग सक्रिय थे, तो इसको बड़ी समस्या होती थी। तो इसने क्या किया कि दिल्ली को सुरक्षित रखने के लिए एरिया को चिन्हित किया, फिर एरिया को घेर लिया चारों तरफ से सेना के द्वारा। जो जंगली इलाका था, पेड़ वगैरह इसने कटवा दिए, और जो जो लोग रहते थे उसमें दोषी हो या ना हो, ठीक, किसी को भी, जितने मेल मेंबर थे सबको पकड़ लिया गया, ठीक, जितने भी पुरुष मेंबर थे उनको पकड़ लिया गया और एकदम की हत्या कर दी गई या दास बनाकर बेच दिया गया है। जिनकी हत्या की गई बहुत निष्ठुरतापूर्वक हत्या, या आग लगा देना पूरे क्षेत्र में एकदम, ताकि दोबारा कोई लूटपाट ना करे, जिससे कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर बन रहे। बलबन की नीति को इसी कारण कभी कभी रक्त एवं लौह की नीति भी कहा गया है किताब में, ठीक है। बलबन की नीति को रक्त एवं लौह की नीति भी कभी कभी किताब, इन्हीं कारण से, जो मैं भी आपको लास्ट वाला पॉइंट बता रहा था, ठीक। तो एक मंगोलों पे बहुत कुछ कहने के लिए, बट अभी यहाँ अभी नहीं कह रहा हूं मैं, वो अलग से मैं चर्चा करूंगा मंगोलों के बारे में। तो कुल मिला के देखेंगे, बलबन का शासनकाल शांतिपूर्ण रहा है। लोग विद्रोह करने से डरते थे, सेना से लोग डरने लगे, अपने लोग। अभी तो इनको स्थानीय शासक और मध्यस्थों से निपटना था, अपनों से निपटना था, अमीर और उलेमा से। तो कम से कम ये था कि अमीर उलेमा भी डरने लगे अब शासक से, और स्थानीय भी डरने लगे। तो कहते हैं ना कि शासन का जो एक प्रभाव होता है, ऑरा होता है, वो पहली बार सही मायनों में बलबन के काल में ही स्थापित। इसके काल को बेसिक हबीबुल्ला करके इतिहासकार हैं, वो कहते हैं सुदृढ़ीकरण का काल, इन्हीं सब कारणों से कहा। ठीक, अगला पॉइंट लिखें। बलबन की मृत्यु के पश्चात कैकुबाद, लिख लेंगे आप, 1287 से 1290 ब्रैकेट में, कैकुबाद 87 से 90, और उसके पश्चात च्यूमर्स, दिल्ली के सुल्तान बनते हैं। ये दोनों बलबन का वंशज है, ठीक। अब ऐबक कहा जाता है, ये ऐबक का वंशज था। इल्तुतमिश, फिर अगले 5 पेयर इल्तुतमिश का वंशज है, फिर बलबन और बलबन का वंशज।
तो जो पहला हम पढ़ते हैं गुलाम वंश, बेसिकली 3 शासकों के वंशज ने इस पे शासन किया, ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन। तीनों अपने अपने दौर में दास थे से, लेकिन दासता से उन्हें मुक्ति मिल गई थी, इसीलिए पहले वंश को गुलाम वंश या दास वंश। समझ में आ रही बात? ऐबक का वंशज हो गया, फिर इल्तुतमिश के सब वंशज हो गए, और फिर बलबन का वंशज हो गया। जो पहला आरंभिक तुर्क है, इसको गुलाम या दास वंश क्यों कहते हैं? क्योंकि 3 वंश शासक जो थे, तीनों दास रह चुके थे, इसलिए इसको गुलाम या दास वंश भी कहते हैं। ठीक, तो गुलाम दास वंश की चर्चा हो गई। अब जैसे बलबन की मृत्यु के बाद सत्ता के लिए फिर संघर्ष शुरू हो गया। एक सैनिक अधिकारी था, उसका नाम था जलालुद्दीन खिलजी, काफी भरोसेमंद था इसका। और जब ये बीमार हो गया और इसकी मृत्यु हो गई, तो फिर उसने इसको शासक बनाया। कुछ महीनों के बाद खुद उसने सत्ता अपने हाथों में, वहां से एक नए वंश की शुरुआत होती है, उसे खिलजी वंश कहा जाता है। खिलजी वंश में हम 3 शासकों का जिक्र करेंगे, जलालुद्दीन, अलाउद्दीन और कुतुब मुबारक। बट अलाउद्दीन खिलजी के बारे में विस्तार से बात करेंगे कि पूरे दिल्ली सल्तनत और मध्यकाल के महत्वपूर्ण शासकों में उसकी गिनती होती है। उसने ऐसा क्या किया, उसके बारे में हम समझेंगे। ठीक है, अब आप शीर्षक दें और लिखें खिलजी वंश। ठीक, खिलजी वंश। इसका जो ओपनर है वो है जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी के बारे में 2-3 बातें आपको जाननी। ठीक, जलालुद्दीन खिलजी के बारे में आपको 2-3 बातें ठीक से जाननी है। एक आपको ये जानना है कि ये खिलजी वंश का संस्थापक था। ठीक है, दूसरा जानना है बलबल की तुलना में अधिक उदार, बलबन की तुलना में अधिक उदार प्रायः विद्रोहियों को माफ कर देता था, प्रायः विद्रोहियों को माफ कर देता था। बलबन हाफ कर देता था। ठीक, बलबन हाफ कर देता था, और ये एक भी नहीं, जीरो टॉलरेंस था बलबन का। विरोध किया है तो आपको मरना होगा, मतलब माफी की कोई जगह वहां पे गुंजाइश, और आपने विरोध किया तो आप बचने की पूरी संभावना आती है यहाँ। तो जलालुद्दीन खिलजी की चर्चा क्यों होती है इतिहास में? यदि कुछ बात है, एक उदारता के कारण। इसके बहुत उदाहरण है, उदाहरण आपके काम के नहीं है, ऑप्शन होता तो 2-4 उदाहरण आपको मैं दे भी देता। ठीक है, बस कॉन्सेप्ट आपके पास रहेगा, अच्छा ठीक है, इसके लिए इसको याद किया जाए। तीसरा लिखेंगे आप कि 1292 ईस्वी में मंगोलों से समझौता, एक मंगोल हमला हुआ, बातचीत हो गई, समझौता हो गया। पहली बार समझौता हो रहा है, मंगोलों से समझौता, कौमा मंगोलों को दिल्ली में बसने की अनुमति दी गई। मंगोलों को इसी दिल्ली में जहां क्लास चल रही है, दिल्ली में बसने की अनुमति दी गई।
और मंगोलों को नौ मुसलमान कहा गया, न्यू मुस्लिम। ठीक है, दिल्ली में एक एरिया है मंगोलपुरी, मंगोलों के नाम पे बहुत पुरानी बस्ती है, वो बहुत पुरानी, सैकड़ों साल पुरानी। ठीक, तो मंगोल लूटपाट करने के लिए आते थे, एक जगह का नाम ही है दिल्ली में मंगोलपुरी। ठीक, मंगोल कौन थे इस पे हम 2-4 मिनट बात कर लेंगे आपसे, हम जब मंगोलों के साथ रिलेशन की बात करेंगे। नौ मुसलमान कारण मैंने ये पॉइंट आपको लिखा है कि ऐसे सवाल आ सकते हैं एग्जाम में, ये भी इसका उदारता का ही प्रमाण है एक तरह से। एक और लिखें आप, सुल्तान का भतीजा अलाउद्दीन खिलजी, सुल्तान का भतीजा अलाउद्दीन खिलजी कड़ा, कड़ा का इक्तेदार था, कड़ा का इक्तादार था, इक्तादार यानी प्रांतपति। ठीक, ये इलाहाबाद के साथ लगा हुआ एक जगह है कड़ा। ठीक है, इसे लिखेंगे आप, सुल्तान की अनुमति के बिना, सुल्तान की अनुमति के बिना इसने भिलसा, चंदेरी, सुल्तान की अनुमति के बिना इसने भिलसा, चंदेरी, ये मालवा क्षेत्र हो गया, चंदेरी तथा देवगिरी महाराष्ट्र हो गया। ठीक, तथा देवगिरी पर आक्रमण किया, ठीक है, भिलसा, चंदेरी तथा देवगिरी पर आक्रमण किया और यहां से प्राप्त धन को सुल्तान को न देकर अपने पास रखा। ये भी एक तरह का विद्रोह है। ठीक, अब सुल्तान के जो सलाहकार थे उन लोगों ने कहा कि भाई तुम्हारा जो भतीजा है वो बहुत महत्वाकांक्षी है और ये तुम्हारे शासन के लिए ठीक नहीं, उसको अभी रोकना होगा। तुमसे बिना पूछे उसने हमला किया और वहां के पैसा वगैरह लूट कर अपने पास रख लिया। नियम ये होता था, सुल्तान की अनुमति से कहीं हमला होता था और जो आपने लूटा है 20% राजकोष में जमा होगा और 80% सैनिकों में बांट दिया जाएगा। इसने सब रख लिया अपने पास, दोनों नियम का उल्लंघन किया इसने। लूट से प्राप्त आय को इस्लाम में खुम्स कहा गया, बता देंगे आपको, अभी आगे बात करेंगे। ठीक, तो सलाहकारों ने सुल्तान को समझाया, सुल्तान को भी लगा कि ठीक कह रहे हैं, इसने भी, उसको खबर मिल गई कि भाई सुल्तान को भड़काया जा रहा है इसके अगेंस्ट, जो कि सही है। इसने भी संदेशा दिलवाया कि भाई कुछ बात बतानी है आपको, अकेले में मिलकर। मिलने की जगह फिक्स हुई। सुल्तान के सलाहकारों ने समझाया कि तुम्हारा भतीजा बहुत महत्वाकांक्षी है, बट चूंकि वो उदार था, ठीक है, कभी कभी कमजोरी भी बन जाती है, ये सब है ना, तो अपनी सलाहकारों की बात न मानकर भतीजा की बात मानता और अकेले में उससे, और भतीजे ने चचा जान का काम तमाम कर दिया। और जितना पैसा था, जितने इसके सलाहकार थे, सबको पैसा उसने, ठीक, जलालुद्दीन के बेटे को, मतलब बेटे को तो खैर अंधा करवा दिया या मार दिया या भाग गए। तो जो जो संभावनाएं थी, जितने भी विरोध किया, कौन कौन विरोध कर सकता है, सभी महत्वपूर्ण अधिकारियों को खूब पैसे बांटे इसने, अमीर और उलेमा को। ठीक,
सब भाई पैसा चाहिए था, मुंह सबका बंद हो गया। जो जलालुद्दीन के बेटा वगैरह थे, कहा था कि हत्या हो गई, कहा था भाग गया, जेल में चला गया, ऐसे विरोधियों को शांत किया। ठीक, और फिर ये सुल्तान बना। उदारता जो थी ले डूबी उसको जलालुद्दीन खिलजी जान से। ठीक है, वो इतना उदार था, भतीजा शायद सुल्तान बनना चाहता, शायद बना भी देता, मुझे लग रहा था, और भतीजे ने तो हत्या ही कर दी, है ना। समस्या सुल्तान के बाकी पुत्र वगैरह थे, सुल्तान तो उदार था ही। तो जलालुद्दीन खिलजी के बारे में 2-4 जानकारी हो गई। अब हम पढ़ेंगे, इसमें काफी सारी जानकारी आएगी अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316, लगभग 20 वर्षों का शासन है इसका। ठीक, एक स्ट्रक्चर बना दे रहा हूं, पहले आपको लिखने की जरूरत नहीं है, और इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करके 1 बाय 1 मैं आपको लिखा दूंगा। एक हम लोग लिखेंगे इसके साम्राज्य विस्तार के बारे में, दूसरा साम्राज्य विस्तार को लेकर जो इसका दृष्टिकोण था, छोटा पॉइंट है बट कलेक्शन करेंगे हम लोग इसको भी। तीसरा अमीर और विद्रोह की कहानी देखेंगे हम। चौथा उलीमा को लेकर इसका क्या नजरिया था। पांचवा सैन्य सुधार को लेकर इसका क्या दृष्टिकोण रहा। राजनीतिक क्षेत्र में हम कुछ इस तरह की बात इसके बारे में करेंगे। पॉइंट्स बना दिया, एक एक करके मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। और आर्थिक क्षेत्र में जब हम बात करेंगे तो इसने एक तो आय में वृद्धि के लिए क्या क्या उपाय किए, बहुत सारे करों के बारे में और देखेंगे हम। दूसरा, अलाउद्दीन खिलजी को जाना जाता है उसके बाजार नियंत्रण नीति के कारण। ठीक, तो ये मोटी मोटी बातें हैं जो इसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। साम्राज्य विस्तार को पढ़ने के पहले थोड़ा समझ लेते हैं 2 मिनट, फिर हम लोग लिख लेंगे। ठीक, ध्यान रहेगा। हाँ, थोड़ा साम्राज्य विस्तार को हम एक बार रीडिंग कर लेते हैं। आप सभी को ध्यान होगा कि जब गौरी ने जो क्षेत्र छोड़ा था यहाँ पे, तो पंजाब से ये सब इलाका मोटे तौर पर इसके पास था। ठीक है, इल्तुतमिश ने कुबाचा को हराया था, और कुबाचा को हराने के बाद इल्तुतमिश ने इस क्षेत्र को जीत लिया था, ऐड कर लिया। ठीक, सिंध एवं मुल्तान, याद है ना कुबाचा के पास कौन सा क्षेत्र था, सिंध एवं मुल्तान। इसको चाहे तो आप ध्यान भी रख सकते हैं, वहां वैसे लिखाया नहीं मैंने आपको, बट आप इसको नोटिस में रखिएगा। ठीक, तो सबसे पहले साम्राज्य विस्तार किसने किया, इल्तुतमिश ने किया, सिंध और मुल्तान। उसके बाद कोई विस्तार नहीं हुआ, अगला अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया। अलाउद्दीन खिलजी आप देखेंगे तो अलग अलग अभियानों पर जाएगा वो। गुजरात अभियान पर जाएगा वो, राजस्थान के कुछ क्षेत्रों पर इसने हमला करेगा ये। ठीक, फिर ऐसे ही महाराष्ट्र की तरफ, आंध्रा की तरफ, कर्नाटक और तमिलनाडु। ठीक, तो ये जितना भी घेरा हमने घेरा, ये सब अलाउद्दीन खिलजी पे आ जाएगा जब विस्तार की बात अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो साम्राज्य का विस्तार तो पहली बार इल्तुतमिश के समय हुआ, सिंध और मुल्तान। उसके बाद अगला जो व्यापक विस्तार होगा अलाउद्दीन खिलजी। इसी में गयासुद्दीन तुगलक सबका भी नाम थोड़ा बहुत ऐड होता चला जाएगा, है ना। साम्राज्य विस्तार वंशावली के साथ एक मेन एजेंडा होता है जब हम लोग पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, अब इसमें लिखेंगे आप जरा, साम्राज्य विस्तार पहला पॉइंट जो है आपका,
उत्तर भारत में प्रमुख अभियान साम्राज्य विस्तार में लिखेंगे। ठीक, और यहां लिखते चले जाएंगे गुजरात, बघेल वंश का शासन था यहाँ पे। शासक हैं, उनके परिवार के और भी लोग, सब नाम हैंडआउट्स वगैरह में मिल जाएगा आपको, हाँ, लिखा हुआ रहेगा या। ठीक, गुजरात में बघेल वंश, गुजरात को जीत लिया इसने, इस इलाके को, ये इंपॉर्टेंट था बहुत। ठीक, एक चाहे तो आप थोड़ा सा नाम भी इसमें दे सकते हैं, 1299 ईस्वी में इसने गुजरात को निपटा दिया। कहा जाता है गुजरात अभियान के समय ही इसने राजस्थान के भी कुछ क्षेत्रों पर हमला किया, जैसलमेर पे और जालौर पे, बट इसका फोकस गुजरात था। ठीक, फोकस वहां पे नहीं था, बट हमला किया था इसने जैसलमेर और जालौर। अब जब गुजरात को जीत लिया, और इसका एक बड़ा योग्य सेनापति है, उसका नाम है मलिक काफूर। तो कभी, हाँ, कभी भी पूछ सकता है उसके बारे में, बहुत फेमस रहा है वो। तो मलिक काफूर को यहीं पे दास के रूप में इसने पकड़ा था, दास था वो किसी का, और योग्यता के दम पे नेक्स्ट टू अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। ठीक, खूब पैसा इसको हाथ लगा, व्यापारिक सुविधा, मतलब गुजरात अभियान सक्सेसफुल रहा इसका। जब ये लौट रहा था गुजरात अभियान से, तो इसकी सेना में मंगोल भी थे जो नौ मुसलमान थे। तो उन लोगों ने क्या किया, लूट का कुछ हिस्सा लेकर भाग गया रणथंभौर। मंगोलों को लूटपाट की पुरानी आदत थी, ठीक, तो वो भाग चला रणथंभौर, है ना, राजस्थान में रणथंभौर, चित्तौड़। ठीक है, रणथंभौर राजस्थान में राजपूत शासकों का शासन था। अब जो शरण में आ गए हैं तो फिर उसको भाई सुरक्षा देंगे। तो रणथंभौर के शासक थे हमीर देव, उन्होंने सुरक्षा दी। और कहा जाता है अलाउद्दीन खिलजी ने डिमांड किया कि भाई हमारे विद्रोही सैनिकों को दे दो, देने से मना कर दिया। युद्ध होगा, फिर रणथंभौर पे कब्जा कर लेंगे। अब दिल्ली के नजदीक आपका रणथंभौर पड़ जाएगा, गुजरात पे कब्जा है। गुजरात पे नियंत्रण रखना है तो चित्तौड़ पे नियंत्रण रखे बिना संभव नहीं है। अगला अभियान चित्तौड़ पे दो प्रमुख करेगा, और ऐसे ही फिर मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र पर भी हमला करेगा ये। उत्तर भारत में जो प्रमुख गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़, मालवा, वैसे और भी राज्य जैसे हमने कहा जैसलमेर, जालौर, सिवाना, और ये चार प्रमुख राज्य हैं जिसने एक एडवांटेज में, और सब क्षेत्रों पर सीधे शासन करेगा। पहला लिख लिया आपने गुजरात बघेल वंश, दूसरा लिख लिया 1301 में रणथंभौर, और यहाँ के शासक हैं हमीर देव। हमीर देव, ठीक है। तीसरे पे लिख लेंगे आप 1303 ईस्वी में चित्तौड़, और यहाँ के शासक थे रत्न सिंह। चित्तौड़ के संदर्भ में ही रानी पद्मावती का उल्लेख आता है। ठीक, जौहर प्रथा का उल्लेख आता है, पद्मावती का उल्लेख आता है। अमीर खुसरो का नाम आप में से बहुत से लोग जानते होंगे, एक बड़े कवि हैं फारसी के, उर्दू के। अमीर खुसरो खुद इस अभियान पे गए थे, कहा जाता चित्तौड़ अभियान, और उन्होंने जौहर प्रथा, जब किसी से युद्ध होता था, लगता था ऐसा कि युद्ध में खतरा ज्यादा है, तो राजपूत राज परिवार की जो महिलाएं होती थी वो सामूहिक तौर पे सती हो जाया करती थी, ताकि जो लड़ने जा रहे हैं, मतलब जैसे वो बहुत हिम्मत की बात होती है। एक होता था कि आपने फुसलाकर बहलाकर सती किसी को कर दिया, ये सामूहिक तौर पर।
अब सोचिए, सती इसलिए हो रही है कि शत्रु के हाथ न लग जाए, और सम्मान की बात मानी जाती थी। और लड़ने वालों में सोचिए फिर क्या, किस तरह का एग्रेशन होगा। मानवता के दृष्टिकोण से देखें तो कोई अच्छी प्रथा नहीं है ये, मानवीय दृष्टिकोण से देखें, बट हिम्मत और साहस की बात है। धन संपदा वगैरह के साथ भी कई बार, धीरज भारत के साथ भी अपने आप को, ठीक है, उसमें झोंक देना अपने आप को। अमीर खुसरो ने इसका वर्णन किया है इस घटना में। अब एक मलिक मोहम्मद जायसी हैं, उनकी रचना है पद्मावत। उसमें इस तरह की बहुत सारी बातें हैं, बट बहुत से इतिहासकार अभी भी इसको लेकर के कंट्रोवर्सी है। कुछ लोग कहते हैं कि सच्ची घटना है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, उस तरह की घटना नहीं है जैसा ये बताया जाता है सोर्स को लेकर। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। भाई जिनकी, जो लोग मानते हैं तो मानते ही कि सच्ची घटना है। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें ज्यादा कुछ है नहीं हमारे पास। और जब कंट्रोवर्सी होती तो कोई निष्कर्ष मैं नहीं दे सकता कि इसमें ये है ये नहीं है। साम्राज्य विस्तार हम पढ़ रहे हैं, बस उस पर ध्यान दे रहे हैं। चौथे नंबर पे 1305 मालवा। ठीक, इंदौर उज्जैन ये सब जो क्षेत्र हो गया आपका, यहाँ के शासक हैं महलक देव। ठीक, नोट करके लिख लेंगे आप। उपरोक्त सभी क्षेत्रों का दिल्ली सल्तनत में विलय। उपरोक्त सभी क्षेत्रों का दिल्ली सल्तनत में विलय। कॉमा देकर लिखेंगे आप। इल्तुतमिश के पश्चात दूसरा साम्राज्य विस्तार। दूसरा शासक है जिसने साम्राज्य विस्तार किया। ठीक, तो जिसका पॉइंट वहां रह गया तो उसको यहां लेके आ गए ताकि आपको याद रहे सिंध मुल्तान को उसने। इसके अलावा और भी छोटे मोटे क्षेत्र जीते हैं। राजस्थान तो लगभग पूरा इसके नियंत्रण में आ गया। बूंदी, कोटा, इन सभी क्षेत्रों पर से नियंत्रण स्थापित किया। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है इसका अभियान। राजस्थान में अभी यूपी में सवाल पूछा था कि पहला राज्य कौन था जिसको जीता था, राजस्थान। ठीक है, तो वो सब प्रैक्टिस से आपका दुरुस्त होता रहेगा। अभी जस्ट रिसेंट एक सवाल आया था हमारे प्लान में कि मेजर, तो अब आप देखोगे तो मान लो ये दिल्ली है आपका, सपोज है, तो ये राजस्थान का इलाका और ये गुजरात का इलाका और ये मालवा का इलाका, ये सब एक तरह से इसके पास आ गया। बड़ा साम्राज्य विस्तार है। ठीक है, नोट करके आपने लिख लिया। ये उत्तर भारत में प्रमुख अभियान हो गए। अब आप लिखें दक्षिण भारत। प्रमुख अभियान, दक्षिण भारत में इस समय 4 प्रमुख राज्य थे। ठीक, पहला है 1307-8 देवगिरी। यहां पर यादव वंश का शासन था। यादव वंश के राजा रामचंद्र थे, शंकर देव या सिंघन देव थे, ये सब शासक थे। ठीक है, क्लास नोट में जो भी मैं लिखा रहा हूं उसको प्रायोरिटी पे याद रखिएगा। ठीक, बीच में आपको फिर 2-4 दिनों में समझा दूंगा कि फैक्चुअल जानकारी आपको इंक्रीज करनी है तो कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। बट हमने कल भी समझाया था, इंक्रीज तो बाद में सोचिएगा जब पूरा सल्तनत आपको लगे कि हाँ जो मैंने पढ़ाया उसका 40-50% आपकी पकड़ में है।
तब 40-50%, ये नहीं करो 100% हर बातें याद रहती, तब अगली योजना पे काम करिएगा। ठीक, कल भी हमने बहुत अच्छे से समझाया था आपको। शुरू होते ही हम योजना पे लग जाते हैं क्वेश्चन, जबकि जरूरत एज सच है नहीं। जो मैं पढ़ा रहा हूं उसके बियॉन्ड यूपीएससी में सवाल बाहर जाने की संभावना न्यूनतम रहेगी। तो आप जो पढ़ेंगे वो बहुत ज्यादा है और बेवजह का हो जाएगा आपका। उस संतुष्टि के लिए मैं कहता हूं, क्योंकि आपका जब कमांड हो जाएगा तो आप ठहराव से भी नुकसान होता है। जैसे किसी किसी का कमांड हो गया तब करे तो क्या करे, फिर ठहराव की अवस्था है। तो हमें थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करते रहना होता है। सनी जरा एसी देखो, चला दो जरा एक दो यार। आप लोग थोड़ा सा ना अलग कोई एसी से चलाओ जहाँ बच्चों को ना हो। हाँ, इसको चलाओ, एक आध और पीछे से भी चलाओ, थोड़ा सा फोकसन हो रहा है ना। ठीक है, ये भी चलाना है। बहुमत पक्ष में कि नहीं। ठीक? फैन तो मत चलाइएगा, नुकसान करेगा। एसी तो मैंने कहा है एग्जॉस्ट के लिए, थोड़ा सा सफोकेशन सब हो रहा है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। तो अभी पहले चारों राज्य लिख लें आप, ठीक है, और फिर चारों के बारे में दो चार बातें लिखा दूंगा आपको जो ऑब्जेक्टिव के लिए जरूरी है आपके लिए। दूसरा लिखें आप 1309 10 लिखें आप वारंगल काकतीय वंश। वारंगल काकतीय वंश, ठीक है। एक राजवंश था वारंगल, यानी आंध्रा वाले क्षेत्र में काकतीय वंश का शासन था, ठीक है। और यहाँ पे भी जो शासक थे, कई शासकों से उस समय प्रताप देव या प्रताप रुद्र देव करके शासक थे जब अभियान हो रहा था। तो शासक का नाम अभी लेने की जरूरत नहीं है आपको। फिर आप लिखें आप वारंगल के बाद लिखें आप द्वार समुद्र लिख लेंगे आप। डेट अभी छोड़ दीजिएगा। द्वार समुद्र, द्वार समुद्र पड़ जाएगा आपका कर्नाटक में, है ना। द्वार समुद्र कर्नाटक में है, ठीक। यहां पर शासन था होयसल वंश। द्वार समुद्र में शासन था, डेट अभी छोड़ दीजिएगा। ठीक, इसके बाद का वर्ष है, एक बार हम एग्जैक्ट कंफर्म करके आपको दिखा देंगे। और चौथे नंबर पे लिख लें आप, लिखें मदुरा। मदुरा को मावर भी कहते थे, और यहां शासन था पांड्य वंश। ठीक, मैं भी चारों के बारे में आपको बताता हूं। लिख लिया आपने? थोड़ा सा एक आइडिया मैं आपको इसके बारे में दे दूंगा ना। यहां जो हमने एक छोटा सा मैप ऐसे ड्रॉ कर रखा है, इसमें ये आपका हो गया देवगिरी, ये हो गया वारंगल, ये हो गया द्वार समुद्र, और ये हो गया मदुरा। चार राज्यों का हमने उल्लेख किया, अभी आप देखेंगे यहां पे देवगिरी यानी महाराष्ट्र, वारंगल यानी आंध्रा, द्वार समुद्र यानी कर्नाटक, और मदुरा, मदुरा को मावर भी कहा जाता था। चारों जगह चार अलग अलग राजवंशों का शासन था। देवगिरी में यादव वंश, वारंगल में काकतीय वंश, उनके बारे में अभी नहीं पढ़ना आपको, जहां जब पढ़ना होगा मैं बताऊंगा आपको। द्वार समुद्र में होयसल वंश, और मदुरा में पांड्य वंश। एक जगह राजा रामचंद्र थे, एक जगह प्रताप रुद्र करके थे, एक जगह और कोई वीर बल्लाल थे यहाँ पे द्वार समुद्र में। और यहाँ पे वीर पांडे और सुंदर पांडे, दो भाइयों में लड़ाई चल रही, जो कैरेक्टर उस समय है।
ठीक, इन चारों के बारे में जरा दो तीन बातें मैं आपको लिखा रहा हूं, नोट करके लिखें आप, जरा नोट करके लिखें आप। लिखें कि अलाउद्दीन के शासन काल में अलाउद्दीन के शासनकाल में दक्षिण भारत में 4 प्रमुख राज्य थे। इन चारों के विरुद्ध मलिक काफूर नामक सेनापति ने अभियान किया। देखिए, चारों राज्य पराजित हुए, लेकिन इन राज्यों का दिल्ली सल्तनत में विलय नहीं किया गया। बल्कि इनके शासकों ने सल्तनत की अधीनता स्वीकार की। ठीक है, सल्तनत की अधीनता स्वीकार की और समय समय पर नजराना देने, एवं सैन्य सेवा देने का वादा किया। इसे अधिराजत्व की नीति भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको एक साथ समझा दिया। उत्तर के राज्यों का तो सीधे विलय कर ले रहा है, वो सीधे शासन कर रहा है। विलय का मतलब सीधे शासन, उसके इक्तदार होंगे, वो प्रांत हो गया। दक्षिण के राज्यों को पराजित कर रहा है, लेकिन उसका विलय नहीं कर रहा है। जैसे देवगिरी को हराया उसने सबसे पहले, तो इससे वादा लिया कि तुम सैन्य सेवा दोगे नजराना। इसकी मदद से फिर उसने वारंगल को हराया, वारंगल की मदद से उसने द्वार समुद्र को हराया, और द्वार समुद्र की मदद से उसने एक दूसरे की मदद लेकर के ला। बट उसको पता था कि डायरेक्ट कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक, उसको ये पता था कि डायरेक्ट कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। तो अब आप देखेंगे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर अलाउद्दीन खिलजी के काल में दिल्ली सल्तनत का प्रभाव पूरे भारत में स्थापित, प्रत्यक्ष उत्तर भारत में और अप्रत्यक्ष दक्षिण भारत में। ठीक, अब देखो इस्लाम का प्रसार भी ऐसे ऐसे ही हुआ है। सबसे पहले जो एक इस्लामिक सेनापति थे मोहम्मद बिन कासिम, उसने सिंध क्षेत्र पर हमला किया था पाकिस्तान, और वहां बस गए थे। तो सिंध और मुल्तान सबसे पहले इस्लाम के दायरे में आया भारत में।
उसके बाद जो महमूद गजनी का कल हम बात करते थे, गजनवी के बारे में, 17 आक्रमण जिसने किया था, उसने पाकिस्तान के पंजाब इलाके पे कब्जा कर लिया। तो धीरे धीरे उस क्षेत्र का इस्लामीकरण हुआ, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत का इस्लामीकरण हुआ। और फिर अब क्या हुआ आप देखेंगे, पंजाब से लेके बंगाल तक पे नियंत्रण स्थापित हो गया। तो ये कॉमन सी बात है, जहां जहां राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित होगा वहां वहां इस्लाम मानने वालों की संख्या बढ़ेगी। दो तरह से बढ़ती है संख्या, एक तो बाहर से आकर के लोग बसते हैं जो पहले से इस्लाम को मान रहे हैं, दूसरा जो महत्वपूर्ण है, जो स्थानीय लोग हैं वो इस्लाम धर्म को अपनाते हैं। अब वैसे विवादास्पद है बट कुछ चीजें बहुत क्लियर है, इस्लाम धर्म को क्यों अपनाते हैं। एक, जीवन की रक्षा के लिए या बेहतर जीवन के लिए राज्य के डर से अपना लेते हैं। आज की तरह कानून, मानवाधिकार, मानवता की बात तो होती नहीं थी, केवल तलवार की भाषा चलती थी उस समय, या राज्य के द्वारा जबरन धर्मांतरण करा लिया जाता था। बट ये सब घटना शहरी क्षेत्रों में होती थी। ठीक, क्यों मैं बता रहा हूं, कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं आपको। तो जहां जहां राज्य जाएंगे देखेंगे वहां पे इस्लाम धर्म का जो एक उदार रूप है वो सूफी आंदोलन के रूप में सामने आए। हम पढ़ने वाले हैं, सूफी संत उदार होते थे और आम लोगों के बीच में उनकी बड़ी स्वीकार्यता। तो राज्य के डर से कुछ लोग अपना लेंगे, कुछ लोग सूफी संतों के प्रभाव में अपना लेंगे, कुछ लोग लालच में इस्लाम धर्म को, या राज्य का जो धर्म होता है कि भाई धर्म अपनाने से हमें रोजगार अच्छा मिलेगा। बट जो एक बड़ी आबादी आपको इस्लाम की मिलेगी वो स्थानीय लोग हैं जो समय समय पे इस धर्म को अपनाएंगे। ये बात समझ में आ रही सभी को। ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान में जो आज इस्लाम मानने वालों की आबादी है 80-90% स्थानीय लोग हैं, पर चूंकि शासक बाहर से आते थे, ये लोग बस जाते थे यहाँ लड़ने के दम पे, ताकत के दम पे, तो शहरों में इसका इम्पैक्ट दिखेगा, शहर के आसपास के क्षेत्रों में। ग्रामीण भारत पे वैसा इम्पैक्ट नहीं दिखेगा। यदि हम मान ले 1200 से लेकर 1800 तक इनका शासन रहा, 1750 तक, तो 550 साल का शासन हो गया। और उसके बाद लगभग 200 साल अंग्रेजों का शासन रहा, 750-800 साल का शासन हो गया। 800 अंग्रेजों के साथ भी यही था, जहां जाते थे वहां लोग ईसाई धर्म अपनाते थे, बट इतनी क्रूरतापूर्वक हत्याएं या दबाव नहीं, क्योंकि वो अपने आप को आधुनिक विचारों के प्रतिनिधित्व के तौर पे रखते थे। वहां भी ईसाई मिशनरियां जाते थे, यहाँ सूफी थे तो वहां ईसाई थे, या लोग लालच बस आके भी धर्मांतरण करते थे। सब कुछ के बावजूद लगभग मान के चलो 800 साल तक या तो इस्लामिक शासक भारत के बड़े भूभाग पे या अंग्रेज हैं। अंग्रेज और ज्यादा खतरनाक थे। और धर्मांतरण दोनों दौर में हुआ है। रीजन यही होता है, राज्य का दबाव या प्रलोभन, या लोग डर करके, या बेहतर जीवन जीने के लिए, या धर्म के प्रभाव में, चाहे वो सूफी संत हो या ईसाई। यही रीजन है धर्मांतरण का मोटे तौर पे। और भी थोड़ा बहुत, जैसे देखा गया कि हिंदू धर्म में भी सामाजिक व्यवस्था में समाज का एक बड़ा वर्ग है जिसे सम्मान की नजरों से नहीं देखा गया है। तो बहुत सारे इतिहासकार कहते हैं कम से कम ईसाई या इस्लाम धर्म में समानता की बात थी, पूजा पाठ में समानता थी, तो बहुत से लोग इसलिए भी धर्म को अपना लेते थे कि भाई चलो यहाँ कम से कम समानता की बात। व्यवहार में समानता वहां भी नहीं मिलती थी, आप हिंदुस्तान में देखेंगे। ये भी रीजन हो सकता है, ठीक है। खास करके दलित समाज में इस तरह की बातें बहुत सारे मार्क्सवादी इतिहासकारों ने कही कि भाई वहां सम्मान ज्यादा मिलता था इसलिए धर्म को अपना लेते थे। ये भी हो सकता है। सब कुछ के बावजूद आप देखेंगे भारत की एक बड़ी आबादी जो कभी भी शायद 80% से कम नहीं रही, जिसने हिंदू धर्म या जैन धर्म, जो धर्म प्रचलित है, उसको ही मानते रहे। जैसे आज तो लोकतांत्रिक सरकार है, और आज कोई भी इवन हिंदू धर्म में भी धर्मांतरण कोई कराना चाहेगा तो हंगामा हो जाए। कोर्ट है, मीडिया है, अंतर्राष्ट्रीय मंच है, ठीक। धर्म व्यक्तिगत मसला है आज की बात करें तो उस दबाव के दौर में भी एक बड़ी आबादी ने अपने विश्वास पे मतलब अमल किया।
तो उस दबाव के बावजूद भी, ठीक, तो वो एक डर का दौर था। कोई अंतर्राष्ट्रीय ट्रायल नहीं होता था, उसमें कोई मीडिया नहीं थी, आधुनिक विचार नहीं थे, मानवाधिकार की बात नहीं होती थी, वर्चस्व की बात होती थी, धर्म की बात, धर्म के बीच टकराव की बात होती थी। उस दौर में भी देश की एक बड़ी आबादी ने हिंदू धर्म को, और जिन लोगों ने इस्लाम धर्म को भी अपनाया या आगे ईसाई धर्म को भी अपनाया, क्षणिक आप देखोगे टकराव कभी कभी आपको मिलेंगे, बट टकराव अस्थाई नहीं होते थे। लोगों को पता होता था भाई इन्होंने अपना धर्म मजहब बदल लिया है। टकराव कभी कभी दिखेंगे आपको, बट अस्थाई नहीं दिखेंगे। जैसे आज के डेट में कभी कभी देखेंगे अब तनाव अस्थाई होता है, ठीक, तो तब होते थे, बट ओकेजनली होते थे। धर्म का डर दिखाया जाता था, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकता। तो अब जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने महाराष्ट्र पे, आंध्र पे, कर्नाटक पे, तो धीरे धीरे इन राज्यों में भी, इन क्षेत्रों में भी इस्लाम मानने वालों की संख्या बढ़ेगी। अभी अप्रत्यक्ष है तो कम, ठीक, इसके बाद प्रत्यक्ष हो जाएगा तो संख्या और बढ़ जाएगी। समझ में आ रही बात सभी को ना, कि कैसे इस्लाम राजनीतिक विस्तार के साथ ही इस्लाम का प्रसार भी, और जो मानते हैं वो कौन लोग हैं, अधिकतम आबादी यहीं की है। बाहर वाले जो लोग हैं आज भी भारतीय मुसलमान को हे भाव से देखते, हीन भाव से देखते हैं, ठीक, वो अपने आप को अलग मानते हैं, शादी विवाह उनके बीच में होगा, ठीक, बहुत कम ऐसा होगा जो बहुत आधुनिक शिक्षा और आधुनिक परिवर्तन आ जाए। आप देखेंगे, आप एक अंतर दिखेगा आपको आज। इंटरेस्टिंग बात है, इस्लाम दुनिया के बहुत सारे देशों में है, कई दर्जन देशों में है, ईसाई धर्म भी बहुत सारे देशों में है, बट दुनिया के और किसी भी देश में इस्लाम में जाति प्रथा नहीं दिखेगी आपको, ईसाई में भी मतलब नहीं दिखेगी, बट भारत में इस्लाम धर्म में भी दिखेगी और ईसाई धर्म में। अब जो भारतीय मुसलमान, मान लो कोई उच्च वर्ण, तथाकथित उच्च वर्ण का व्यक्ति, जैसे कोई ब्राह्मण है, कोई राजपूत है, तो वो अपने आप को श्रेष्ठ मानेगा, वो अपने आप को, तो वहां पर भी वो सारी चीजें आपको दिखेगी, क्योंकि स्थानीय लोग ही तो अपना रहे हैं ना उसको। मैं आपको कॉन्सेप्ट के रूप में बता रहा हूं, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं तो जैसे समझ हम बिल्ड करते हैं क्यों ऐसा हुआ, तो ये सब रेलिवेंट सवाल भी हैं थोड़े, कभी भी बातचीत में, कभी उत्तर लेखन में, कभी इंटरव्यू में आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक। तो ईसाई और इस्लाम दोनों का एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट आपको हमने बताया। आर्य समाज के बारे में मॉडर्न इंडिया में आपने जब पढ़ा होगा, देखा होगा कि भाई आर्य समाज ने शुद्धि आंदोलन चलाया था, तो उस समय आर्य समाज का टारगेट, जो पहला टारगेट था, वो ईसाई धर्म था। आर्य समाज तब चला जब अंग्रेजों का वर्चस्व भारत में स्थापित, और लोगों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए बाध्य किया जा रहा, प्रलोभन दिए जा रहे थे, ठीक। तो ये भी समझने वाली बात है कि समाज के लोगों का चुनाव इतने तरह के परिवर्तन के बावजूद धार्मिक विश्वास के प्रति काफी मजबूत रहा है। तभी तो एक बड़ी आबादी आज भी उन विश्वास परंपराओं को मानती आ रही है जो हजारों साल से भारत में प्रचलित है, ठीक। और इंटरेस्टिंग बात यह भी है, प्राचीन काल में भी, मध्यकाल में भी, सिख धर्म, इस्लाम धर्म, ये सब आएगा, धार्मिक विविधता के साथ हजारों साल से हम रहने के आदि भी। इस तरह की विविधता, स्वाभाविक विविधता, जहां लोग रहते आए, दुनिया के बहुत कम देशों में आपको दिखेगी। यूरोप वगैरह में अब इसलिए दिखती है कि वो आधुनिक विचारों को अक्षरशः मानते, जैसे मान लो ब्रिटेन है, फ्रांस है, समानता, भाईचारा, अमेरिका है, वहां आपको आज विविधता दिखेगी तो आधुनिक विचारों के कारण दिखेगी, ऐतिहासिक रूप से नहीं। वो विशुद्ध ईसाई धर्म का क्षेत्र रहा है। अब कोई कहीं भी बस सकता है, अभिव्यक्ति की आजादी है, संरक्षण पाने का अधिकार है। जब ये दृष्टिकोण वहां के शासन में आया तब लोग वहां बसना, जैसे हम लोग बड़ी संख्या में आज अमेरिका में है, ब्रिटेन में है, जर्मनी में है,
इसलिए नहीं कि हमेशा से वो रहे, बट हम हमेशा से विविधता वाले देश हैं। जब ईरान में पारसियों पर अत्याचार हुआ तो पारसी भारत भाग करके आए। यहूदियों पे हुआ तो बड़ी संख्या में यहूदी भी भारत आए जो रह गए यहाँ पे। तो अलग अलग देशों से पीड़ित प्रताड़ित धर्म के लोग भी यहाँ आते और संरक्षण पाते रहे। ये अपनी समाज और संस्कृति की खूबसूरती है। आज चाहे कितना भी बहुलवादी हो जाए अमेरिका, ब्रिटेन, बट वो स्वाभाविक नहीं थे, आधुनिक विचारों से थे। हम हमारी परंपराओं में हम ऐसे थे। बौद्ध धर्म में तो 18-20 संप्रदाय बौद्ध धर्म के चल रहे हैं, वैष्णव है तो उसके संप्रदाय हैं, शैव है तो उसके संप्रदाय हैं। ठीक, ऐसा नहीं कि इस्लाम के पहले विविधता, खूब विविधता रही है। ठीक है, मध्यकाल में भी हम देखेंगे इस्लाम और सिख धर्म के साथ साथ बहुत सारी धाराएं, कोई कबीरपंथी हो जाएगा, कोई दादोपंथी हो जाएगा, ठीक, कोई रैदास रविदास को मानने वाले हो जाएंगे, संत रविदास। बहुत सारे पंथ और परंपराएं उभरेंगी, वो भी विविधता के साथ हमारे समाज को आज भी रास्ता दिखाने का काम है। तो ये बस एक समझने के लिए हमने ये बात आपके सामने रखी। थोड़ा जरूरी इसलिए भी होता है कि आप प्रशासक हैं और आपका दृष्टिकोण क्या होना चाहिए। मुझे इस तरह की बात इसलिए भी करना होता है जब इस तरह की बातें आती हैं। एक प्रशासक का नजरिया क्या होना चाहिए, संविधान आपसे क्या अपेक्षा रखेगा, इसी तरह के दृष्टिकोण और सबको संभाव से देखने का दृष्टिकोण आपसे अपेक्षा रखा जाएगा। सुन पा रहे हैं सभी लोग? तो ये सब एक चर्चा के लिए, अब आपके मन में सवाल आए तो आप चिंतन कर सकते हैं। कभी आप कोई सवाल पूछना हो तो पूछ भी सकते हैं। रास्ता मिलेगा तो कभी आप गूगल वगैरह भी करके पढ़ सकते हैं। आप थोड़ा बहुत अखबारों में भी लेख आते रहते हैं। ठीक है, तो हम लोग अभी बात कर रहे हैं अलाउद्दीन खिलजी और साम्राज्य विस्तार। ठीक, और इसी कड़ी में आपने देखा कि हमने उत्तर भारत में अभियान और दक्षिण भारत में अभियान। ठीक है, साम्राज्य विस्तार को लेकर महत्वपूर्ण बातें बता दी आपको। इसमें बस एक पॉइंट है जो हमें ध्यान रखना है। देखिए, आप नोट करके ही लिखेंगे, एक और नोट कर लेंगे आप, ज्यादा अच्छा रहेगा। देखो, पॉइंट्स वगैरह मैं इसलिए ब्रेक कर दे रहा हूँ ना, ऑब्जेक्टिव के लिए पढ़ रहे हैं, बट पॉइंट्स है ना, आपको बड़ी सहूलियत होगी। अच्छा, आप इसके बारे में तो ध्यान करना है। थोड़ा एक विजुअल इमेज मैप जैसे ऐसे बना देता हूँ ताकि आपको आइडिया रहे, है ना, कि इस तरह से एक्सपेंशन हुआ है। तो ऑब्जेक्टिव के भी सिनॉप्सिस बनते हैं। ठीक है, और उससे सहूलियत होती है ना। लिखें कि अलाउद्दीन खिलजी सिकंदर की तरह विश्व विजय करना चाहता था। सिकंदर की तरह विश्व विजय करना चाहता था और एक नए धर्म को भी चलाना चाहता था। उसने इच्छा जाहिर की थी, ठीक, कि हमें विश्व विजय करना है। उपाधि भी लिया था सिकंदर उस्तानी का, कि मैं सिकंदर। ठीक है, और एक नए धर्म भी चलाना। उसको लगा कि धर्म ही चला देते हैं हम, जब इतना है एक संप्रदाय चला देते हैं हम, है ना। इसी में लिखेंगे, हालांकि काजी अलाउल मुल्क, काजी अलाउल मुल्क, काजी यानी न्यायाधीश, है ना, जज। काजी अलाउल मुल्क से वार्ता के पश्चात
ठीक है। अला उल मुल्क से वार्ता के पश्चात दोनों विचारों को स्थगित किया। दोनों विचारों को स्थगित किया। ठीक। तीसरा लिखें आप, अमीरों को लेकर मैं बता रहा हूं। लिखेंगे आपकी अमीरों पर नियंत्रण, ले लीजिए अमीरों पर नियंत्रण लिखें, अमीरों के द्वारा विद्रोह की एक सामान्य परंपरा थी। अमीरों के द्वारा विद्रोह की एक सामान्य परंपरा थी। इसे रोकने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने कुछ कदम उठाए, कुछ उपाय किए। जैसे गुप्तचर प्रणाली को मजबूत किया, गुप्तचर प्रणाली को मजबूत किया। ठीक, यानी अमीरों पर नजर रखना है ना, एक एक अमीरों पर लगाए रखना गुप्तचर। सब डरते थे, इतना बड़ा जाल बनाया था इसने। कौमा, अमीरों के बीच वैवाहिक संबंधों को नियंत्रित करना। नियंत्रित करना। ठीक। इसका कहना था जो अमीर होते हैं, मंत्री अधिकारी बड़े, उनके बीच वैवाहिक संबंध होते ही उनका हिम्मत और बढ़ जाता है। ठीक, बंध जाते हैं वैवाहिक संबंधों में, फिर विद्रोह की योजना। तो नियंत्रित करना, किसके बीच में शादी हो रही है नहीं हो रही है ना, नजर रखना उनके ऊपर। इसी में लिखें आप, पार्टियों में, जो पार्टी होती है, उत्सव मनाया जाता है, पार्टियों में मद्यपान को प्रतिबंधित करना। मद्यपान, नशा प्रतिबंधित करना। जब पार्टी कर रहे हैं तो उसमें शराब का सेवन नहीं होगा। इसका कहना था जब शराब पीते हैं तो फिर स्कीम बनाने लगते हैं कि तेरा भाई सब देख लेगा। शराब पीते ही स्कीम बनाने लगते हैं। इसने चर्चा की कि क्या रीजन है, तो 3-4 कारण इसको समझ में आए। विवाह के कारण हिम्मत बढ़ जाती है, शराब पीने से हिम्मत बढ़ जाती है, राज्य को कई बार जानकारी नहीं रहती है, और बहुत ज्यादा पैसा भी हो तब भी इनकी हिम्मत बढ़ जाती है। ठीक, इसी में लिखें, अमीरों के पास राज्य की बकाया राशि को अमीरों के पास राज्य की बकाया राशि को कठोरतापूर्वक वसूला गया। कठोरतापूर्वक वसूला गया। ठीक, तो कठोरतापूर्वक, जैसे किसी के पास पैसा है तो टलता आ रहा है, टलता आ रहा है, इसने बोला कि नहीं टलना नहीं है, पैसा दो। अलग से अधिकारी, मंत्रालय सब बनाए, मंत्रालय का नाम आगे बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो विद्रोह अमीरों पे कैसे नियंत्रण रखना है, बड़ी बात है, सुल्तान और अमीर के बीच रिलेशन। ठीक, समझ में आ रही बात ना। जैसे ऐबक का चला, जैसे भी मैनेज किया उसने भाईचारा के नाम पे। इल्तुतमिश ने दल चलीसा बना के मैनेज किया। बलबन ने राजपथ की गरिमा बढ़ा के केंद्रीय सेना और गुप्तचर प्रणाली से मैनेज किया। वो सब तो है ही, अब अलाउद्दीन खिलजी ऐसे मैनेज कर रहा है। हर योग्य शासक अपने तरीके से अमीरों और उलेमाओं को नियंत्रित करने की कोशिश
कर रहे हैं। ठीक, तो ये अमीर हो गया आपका। अब लिखिए उलेमा। लिखिए आप, हाँ, उलेमा पर नियंत्रण होगा कि अलाउद्दीन ने काजी मुगीस, अलाउद्दीन ने काजी मुगीस, हाँ, से बातचीत के क्रम में यह घोषणा की कि कि राज्य के हित में जो भी उचित होगा वह निर्णय लेगा चाहे वह शरीयत के अनुरूप हो या न हो, चाहे वह शरीयत के अनुरूप हो या न हो। सल्तनत काल का पहला शासक जो बात कहता है, हुआ क्या, एक बातचीत चल रही थी। अलाउद्दीन खिलजी ने सवाल पूछा कि आप शरीयत के जानकार हैं तो आप बताइए, देवगिरी में जो पैसा आया है वो मेरा होगा कि राजकोष का होगा? राज्य में हिंदुओं की स्थिति क्या होगी? मैं किसी व्यक्ति को अंग भंग की सजा दे सकता हूं? ऐसे करके 4-5 सवाल पूछे उसने। तो शरीयत के अनुसार काजी ने उत्तर देना शुरू किया। सारे उत्तर इसने सुन लिया। सजा दे सकते हैं बट अंग भंग का आदेश आप नहीं देंगे, जज देगा। तब इसने बोला कि नहीं, ठीक, राज्य के हित में जो भी उचित होगा वो मैं कदम। पहला शासक है जो साफ साफ, यानी उलेमा को कहा गया कि भाई देखो, तुम भी सुल्तान के अधीन, राज्य के अधीन रहोगे, सुल्तान से ऊपर नहीं जाओगे, राज्य से ऊपर नहीं जाओ। पहला शासक है जो क्लियर कट संदेश देता है। ठीक, इसके लिए अलाउद्दीन खिलजी की खास तौर पे चर्चा होती है। ठीक है, अब आप लिखें सैन्य सुधार। सैन्य सुधार, यहां लिखेंगे आप कि विशाल विशाल अस्थाई सेना का गठन, लार्ज स्टैंडिंग आर्मी, विशाल अस्थाई सेना का गठन। 4 लाख से ज्यादा की संख्या बताई जाती है, संख्या वगैरह का कोई रूल नहीं है। अगला लिखेंगे आप, पहली बार सैनिकों को नगद वेतन दिया जाने लगा। पहली बार सैनिकों को नकद वेतन दिया जाने लगा। ठीक है, लिखेंगे सेना में दाग एवं चेहरा का नियम लागू किया गया। सेना में दाग एवं चेहरा का नियम लागू किया गया। ठीक, इसमें यह था कि जैसे बहुत विशाल सेना है तो पता होना चाहिए कि जैसे कोई सैनिक है तो उसका हुलिया रजिस्टर में लिख लिया जाएगा, कोई कट के निशान या कुछ उसके बारे में रिकॉर्ड, ताकि पता रहे कि हाँ ये सैनिक
कभी अचानक निरीक्षण हो गया सैनिक कहाँ है। कई बार क्या होता है, पता चला संख्या दिखाने के लिए एक ही सैनिक को बार बार या 10 20 50 को दिखाया जा रहा है। वैसे घोड़ों को एक खास तरह से दाग दिया पहचानने के लिए कि हाँ ये राजकीय घोड़ा है, ठीक है, ताकि करप्शन सेना में ना हो, सेना कुशल बनी रहे, है ना। देखो अलाउद्दीन खिलजी ने इतना बड़ा साम्राज्य विस्तार किया, मंगोलों के हमले से निपटा, तो उसको विशाल सेना चाहिए था, ठीक। तो अलाउद्दीन खिलजी सैन्य सुधारों के लिए भी इसको जाना जाता है, ठीक। ये राजनीतिक मोर्चे पे बात हो गई। अब हम लोग आर्थिक मोर्चे पे आएंगे। लिखें आप, आय में वृद्धि। आय में वृद्धि, ठीक है। इसमें लिखेंगे आप पहला पॉइंट, गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में दोआब क्षेत्र में भू राजस्व को खिराज कहते थे। गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में भू राजस्व की दर 33% से बढ़ाकर 50% किया गया, 50%, ठीक है। एक इससे, चूंकि ये उपजाऊ इलाका था, तो इसको अनुमान था कि यहाँ हम बेहतर तरीके से, है ना, ठीक है। इसी क्षेत्र में, इसी क्षेत्र में मसाहत नामक भूमि माप की पद्धति को भी लागू किया। मसाहत नामक भूमि माप की पद्धति को भी लागू किया, ठीक है। मसाहत नामक भूमि माप की पद्धति, ध्यान रखिएगा, ये पहला शासक है जो भूमि की माप करवा रहा है दोआब क्षेत्र में, ठीक, उसको मसाहत कहा गया है। पहला शासक है जो भू राजस्व 50% कर रहा है दोआब क्षेत्र में, पूरे राज्य में नहीं, जो उपजाऊ इलाका है। अगला लिखेंगे आप, घर ही एवं चरही नामक कर को लागू किया। घर ही एवं चरही नामक कर को लागू किया, ठीक है। प्रत्येक घरों से, अब इसका रेट वगैरह बहुत आइडिया नहीं क्यों वसूलता था, कितना वसूलता था, लेकिन उल्लेख है। चरही यानी चारगाह पे, छोटे मोटे ही कर रहे होंगे, क्योंकि आय का सबसे बड़ा सोर्स तो यही होता है ना। नेक्स्ट लिखेंगे आप, लूट से प्राप्त आय। अगला पॉइंट लिखेंगे आप, लूट, कहीं पे भी अभियान कर रहे हैं आप तो लूटपाट कर रहे हैं आप, ठीक। लूट से प्राप्त आय में राज्य को 20% मिलता था, राज्य को 20% मिलता था और 80% सैनिकों में बांट दिया जाता था, ठीक। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने
80% राज्य के लिए निर्धारित किया। 80% राज्य के लिए निर्धारित किया। ठीक है, रिवर्स कर दिया इसने, यहां भी इनकम, क्योंकि अब सैनिकों को नगद वेतन देता था, पहले नगद वेतन मिलते नहीं थे, भूमि वगैरह टुकड़ा दे दिया जाता था पहले वेतन के तौर पे। तो इसने बोला कि हम नगद वेतन दे रहे हैं तो भाई हिस्सा आप अपने पास रखेंगे। ठीक, एक और लिखें आप, राज्य के द्वारा अलग अलग उद्देश्यों से भू राजस्व मुक्त अनुदान दिए गए थे। भू राजस्व मुक्त अनुदान दिए गए थे। ठीक, लिखे, उन अनुदानों को भी जब्त किया, या उन अनुदानों पर भी राज्य का नियंत्रण स्थापित हुआ। ठीक है, जैसे अनुदान वाली भूमि को ना अलग अलग, जैसे मान लो धार्मिक कार्यों से दिए गए तो वक्फ भूमि कहते थे, किसी को बहुत प्रश्न होकर के दिया गया तो इनाम में दिया गया है। ठीक, तो वक्फ है, इनाम है, इजरार है, ये सब टाइप्स ऑफ लैंड ग्रांट होते थे। किसी से खुश होकर के भाई तुम ये जमीन तुम रख लो, इसकी आय तुम्हारी हो गई। शिक्षा या धार्मिक उद्देश्यों से जमीन दान दे दी गई तो वक्फ कहला गया वो। तो वक्फ, इनाम, इदरार, ठीक है, ये सब लैंड होते थे राजस्व मुक्त अनुदान। इसने बोला कि नहीं, अब जिस व्यक्ति को दिया गया उसके बाद यह वंशानुगत हो गया था, बोला उसने किसी खास व्यक्ति को दिया गया अनुदान। ठीक है, सबको कहा जाता है इसने जब्त कर लिया। ठीक, कहा जाता है इसने सबको जब्त कर लिया। एक और लिख लें आप, भू राजस्व वसूली की प्रक्रिया से भू राजस्व वसूली की प्रक्रिया से मध्यस्थों को हटाकर मध्यस्थों को हटाकर किसानों से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित किया। किसानों से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित किया। ठीक है, ये भी पहला शासक है, बहुत इनोवेटिव है, इसके पहले कोई उदाहरण नहीं है इसके पास। कि बीच में जो बिचौलिए होते हैं ना, अच्छा खासा हिस्सा रख लेते हैं, राज्य का हिस्सा भी रख लेते हैं और एक्स्ट्रा भी वसूलते हैं, और पैसा बहुत होता है तो समय समय पे विद्रोह भी। ठीक, तो बर्नी कहता है कि भाई अब जो खुद मुकद्दम चौधरी थे उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं रही अपने लेखन में। तो आर्थिक क्षेत्र में हम यदि इनकम की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा क्या क्या कदम उठाए। ठीक, तो आपको याद करने के लिए एक बार पॉइंट्स रख लेना आपका ऐसे, भू राजस्व को क्या कहते हैं, खिराज या खराज, खराज भी कहते हैं मेरे ख्याल में, दोनों शब्द लिखा जाता है। ठीक है, तो भू राजस्व के क्षेत्र में इसने क्या किया भाई, दबाव में बढ़ा दिया, भूमि माप पद्धति को इंट्रोड्यूस किया, किसानों से प्रत्यक्ष संग्रह करना, घर ही कर लगाना, चर ही कर लगाना, खुम्स का प्रतिशत रेशियो ही चेंज कर दिया इसने। ठीक है, और जो कर मुक्त भूमि थी, राजस्व मुक्त भूमि, उस पर नियंत्रण स्थापित कर। इन सबसे क्या होगा, राज्य की आय को बढ़ाने का प्रयास। खर्चे बहुत है, बड़ा साम्राज्य इसका, विशाल सेना है, अधिकारी अधिक है इसके पास, तो ये सब चाहिए इसको।
अब अगला है बाजार नियंत्रण नीति। देखिए आप जरा, देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने आवश्यक वस्तुओं एवं पशुओं के कीमत को नियंत्रित करने के लिए कीमत को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में तीन प्रकार के बाजारों का गठन किया। ठीक, तीन प्रकार के बाजारों का गठन किया। पहला लिखेंगे आप खाद्यान्न, आज भी आप देखेंगे जो बाजार होता है उसके लिए मंडी शब्द का, सब्जी मंडी या जो बड़े बड़े आड़तिया जहां बैठते हैं, पहली बार यहीं आपको मिलेगा बाजार के लिए मंडी शब्द का। ठीक, खाद्यान्न के लिए बाजार बनाया, वस्त्र एवं अन्य वस्तुओं के लिए, इसको कहा जाता था सराय अदल। और एक बाजार बनाया मवेशियों के लिए, अलग से नाम नहीं दिया गया तीसरे वाले का। ठीक, कीमतों को, ठीक है। अगला पॉइंट लिखें आप, इसमें भी बाजार नियंत्रण के बारे में लिखेंगे आप कि सामान्यतः राज्य के द्वारा लागत को ध्यान में रखते हुए कीमतों का निर्धारण किया जाता था। ठीक, अगला पॉइंट लिखेंगे इसी में, तीनों ही बाजारों से बिचौलियों को निष्कासित किया गया। बिचौलियों को निष्कासित किया गया। ठीक है, इसका कहना था कि जो बिचौलिया होते हैं वो कीमत बढ़ा देते हैं। ठीक, बिचौलिया जो होते हैं वो कीमत बढ़ा देते हैं। अगला पॉइंट लिखें, दोआब क्षेत्र में किसानों को अनाज के रूप में भू राजस्व देने के लिए कहा।
तथा खाद्यान्न भंडार का भी निर्माण कराया। खाद्यान्न भंडार का भी निर्माण कराया, ठीक है, स्टॉक रखने के लिए। 2-3 पॉइंट और लिखें इसमें। पूरी प्रक्रिया को नियंत्रित करने के लिए, पूरी प्रक्रिया को नियंत्रित करने के लिए दीवाने रियासत नामक मंत्रालय का गठन कौमा प्रत्येक बाजार में शहना यानी सुपरिटेंडेंट, प्रत्येक बाजार में शहना का गठन, अधीक्षक का गठन, ठीक, तथा गुप्तचर के माध्यम से बाजार की गतिविधियों की जानकारी रखना, बाजार की गतिविधियों की जानकारी रखना, ठीक है। बरीद, मुनिया, ये सब गुप्तचर होते थे। जैसे अपने किसी खास मुनिया के बारे में कोई नहीं जानता था कौन गुप्तचर है, सीक्रेट स्पाई होते थे। जैसे ये मान लो पता था कि हाँ ये बरीद है, राज्य का गुप्तचर है। कुछ गुप्तचर इसने ऐसे रखे जिसको किसी को राज्य में भी लोगों को नहीं पता है गुप्तचर है उसका। बाजार में भेज दिया, मान लीजिए उसने चावल लेने के लिए, चीनी, कुछ भी, ठीक, गेहूं खरीदने के लिए, जौ खरीदने के लिए गया, 1 किलो खरीदना, पता चला 900 ग्राम किसी ने वजन करके दे दिया। तो जो दुकानदार होता था उसने 100 ग्राम कम दिया। पता चल जाने के बाद उसके शरीर से 100 ग्राम मांस निकाल लिया जाता था, ठीक है। पता चल जाने के बाद शरीर से 100 ग्राम मांस, एक बार ऐसा कर देने के बाद सब में खौफ हो जाता था। चर्चा इस पे मैं कल कराऊंगा आपको, चर्चा इस पे जरूरी है। मेजर पॉइंट्स मैंने आपको लिखा दिया। तो हम लोगों ने आज सफर कहां से शुरू किया? बहराम शाह से अलाउद्दीन खिलजी तक। आपको फिर क्या नियम तो आपको पता होगा ही हुआ। जाने के बाद क्लास नोट्स पढ़िएगा, शॉर्ट सिनॉप्सिस वगैरह बना लिया करिएगा और फाइनल करते चलिए, जिनको एग्जाम इस बार देना हो या अगली बार देना हो। देखो ये बेसिकली ऑब्जेक्टिव के लिए पढ़ रहे हैं, जब हम कल्चर आएंगे तो थोड़ा सब्जेक्टिव के लिए भी पढ़ेंगे उसमें। ऑब्जेक्टिव रिलेटिवली आसान होता है, थोड़े इंफॉर्मेशन होते हैं आपको याद रखने हैं। इंफॉर्मेशन को भी हम लोग हमेशा ऑर्गेनाइज कर देते हैं ताकि आपको पढ़ने में सुविधा हो, ठीक है। चर्चा कल इसी पे जारी रहेगी, कल मिलते हैं फिर हम लोग शाम में, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, है ना।